सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे और आज हम सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी यानी कोशिका पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी नई यूनिट रहेगी। कोशिका क्या होती है भैया? कोशिका, कोशिका को बायोलॉजी की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि सभी सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। तो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। देखो इधर, और ये जो सिलेबस है ये अपना कौन से लेवल का रहेगा? ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ये यूनिट आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है। बाकी सेल बायोलॉजी है ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है और किस में है? थर्ड ग्रेड में भी है, तीनों में है, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, थर्ड ग्रेड में आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो इससे बहुत कम मैटर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब ये पढ़ लोगे तो वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये जो सेल बायोलॉजी है फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। बाकी जो बीएससी वगैरह की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी तो उनके हो गए होंगे एग्ज़ाम, ठीक है, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ दे रखा है इसके सिलेबस में, एक बार देखो इधर। ये सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल हैं उनकी स्ट्रक्चर वगैरह देखनी पड़ेगी। प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ सेल सर्फिक्स और सेल प्रोसेस, है ना। सेल ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने पड़ेंगे, यानी जो सेल कोशिका के जो अंगक हैं उनकी संरचना और उनके कार्य वगैरह यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया यानी केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, टाइप्स, एबिरेशन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एबिरेशन का मतलब विपथन होता है, ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे जब इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमें बायोमोलिक्यूल्स में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड है, इनकी फंक्शन और इनकी स्ट्रक्चर वगैरह देखनी पड़ेगी। एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम की टाइप, प्रॉपर्टीज एंड एंजाइम एक्शन वगैरह यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। सेल साइकिल, सेल डिवीजन की माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये सारी की सारा जो सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड का है और वो कौन से लेवल का है? ग्रेजुएशन लेवल का। ये तो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बार देखो नीचे की तरफ, टैक्सोनॉमी वाले पोर्शन में एक बार देखो मैंने आपको ये तो करवा ही दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम एंड मेटामेरिज्म इन एनिमल्स, ये वाला मैंने करवा दिया। साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, नॉन कोडेटा, कोडेटा अप टू ऑर्डर लेवल विथ एग्जाम्पल्स, ये भी करवा दिया। अब बचा ये दो बच गए इसमें से, इस यूनिट में से। अभी जो फ्लोरल वेरिएशन इन रेननकुलेसी, इसमें आपको रेननकुलेसी, एपिएसी, एस्ट्रेसी एंड पोएसी, ये चार फैमिली पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। इनके फ्लोरल वेरिएशंस वगैरह देखते हुए चार फैमिली यहाँ पर हमें पढ़नी होती है, यानी ये 4 दिन का टॉपिक है अपना। ये जो पॉइंट है ये 4 दिन का है, ठीक है। मतलब 4 दिन में मतलब 2-2 घंटे की एक क्लास हो, तब ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये करवा देंगे। बाकी ये वाला है जो थर्ड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसमें साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजर ग्रुप्स अप टू क्लास। देखो ये जो पीछे का जो एग्ज़ाम हुआ था उस दौरान सिलेबस में थोड़े से चेंजेस हुए थे, आपको ध्यान हो तो, अगर आपने अटैम्प्ट दिया हो तो पीछे वाला, ठीक है। उसमें क्या था, ये जो लाइन है 3rd नंबर वाली, ये इस यूनिट के साथ में थी, पहले इसी के साथ में थी ना, देख लेना। और ये थी भी कौन सी लेवल की? सेकेंडरी लेवल की थी, सेकेंडरी लेवल पे थी ये यूनिट। अब इसमें इन्होंने किया क्या है, इस लाइन को यहाँ हटा करके टैक्सोनॉमी में डाल दिया और इसको अलग से रख दिया, ठीक है। तो ये जो साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मेजर ग्रुप्स अप टू, ये कौन सा है? क्लास, ये इसी के साथ में हम पढ़ेंगे। जब सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद में यही यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। इन्होंने एक और दे रखा था पहले यहाँ पर, एंजियोस्पर्म और दे रखा था, जिसको अब हटा दिया, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी के बाद में सेल बायोलॉजी के बाद में इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। और सेल बायोलॉजी कब तक कंप्लीट हो जाएगी भैया? बड़ी यूनिट है, करीबन
7 से 8 या फिर 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पीछे वाली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इन्होंने हटा दिया था कि पहले ये था कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे और इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये जो सेकेंडरी लेवल का है वो इतने नंबर का है और ग्रेजुएशन लेवल का इतने नंबर का है और पोस्ट ग्रेजुएशन इतने नंबर का है। नंबर डिवाइड थे, लेकिन अब क्या है, नंबर डिवाइडेड नहीं है। किसी भी यूनिट से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है उसका मूड कैसा है ना। जब वो पेपर बना रहा है उसका मूड कैसा है, कहीं बीवी से कुटकुटा के आया हो तो हार्ड बना देगा है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, इसके जो पेपर मैंने पीछे के देखे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैं यूँ कहूँ कि मोर स्कोरिंग यूनिट है ये बायोलॉजी की, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, आप ध्यान से पढ़ना भैया, हर एक जो इसका टॉपिक है मैं पूरा कराऊंगी, बस आपको पढ़ना है मेरे साथ साथ में। अब देखो, और ये वाला तो मैंने आपको करवा ही दिया, ये तो पूरा करवा ही दिया, डेवलपमेंट बायोलॉजी वाला तो कंप्लीट करवा दिया। इसके तो क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकते, हर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाया है। अगर ढंग से पढ़ा है, नहीं पढ़ा लिख के देख लेना, आपका 1-2 रजिस्टर मोटे मोटे फुल हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़े हैं तो, अगर नोट्स बनाए हैं तो। आगे देखो, ये जो है आपका सेकेंड ग्रेड का है। सेकेंड ग्रेड में भी देख लो कि सेल बायोलॉजी में क्या कुछ पूछ रहा है। ये यहाँ पर आपकी सेकेंडरी लेवल का रहेगा, और इसमें जो सेल है ये इतना पोर्शन सेल का ही है। इसमें आपको देखो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पूछेगा, फर्स्ट ग्रेड में भी है ये। सेल इंक्लूजन, इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, सेल साइकिल पूछ रहा है, जेनेटिक कोड, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर पूछेगा। बायोमोलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ये यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट ग्रेड का पढ़ाऊँगी तो ये भी क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगा। और ये ग्रेजुएशन लेवल का है, जिसमें आपके सेल में ये वाला पूछ रखा है। देखो ये जो पोर्शन है ये सेल का है, वो सेकेंडरी लेवल का है, और ये किसका है, ग्रेजुएशन लेवल का है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइजेशन, डीएनए की स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये यहाँ पर पूछ रखा है। तो फर्स्ट ग्रेड में भी है सेल बायोलॉजी, सेकेंड ग्रेड में भी है और थर्ड ग्रेड में भी है। तो तीनों का काम इसी मैटर से चल जाएगा। अब देखो, अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, ध्यान से पढ़ना भैया। सेल बायोलॉजी की एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो सेल बायोलॉजी है, ये जो हम पढ़ेंगे ये कौन से लेवल की पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ेंगे। तो देखो इधर सेल बायोलॉजी, मैं आपसे कहूँ कि सेल बायोलॉजी को मैं साइटोलॉजी कह दूँ क्या? अरे कह दो मैडम, आप कुछ भी कह दो ना। मैडम ऐसे कैसे क्या कह दे कुछ भी। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी की ब्रांच है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी में साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, यानी कोशिका का अध्ययन किया जाता है किसमें, साइटोलॉजी में। अभी जो साइटो वर्ड है ये कीटोज से मिलकर के बना होता है। जो कीटोज है वो एक तरीके का ग्रीक वर्ड है ना, और इसका मतलब क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है, साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इधर देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका संरचना व कार्य का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया भाई, ये तो सबको पता है ये बात तो। अब देखो, सेला शब्द से सेल की उत्पत्ति हुई है, और सेला का मतलब क्या होता है, होलो कैविटी। भाई सेला से किसकी उत्पत्ति है, सेल से, सेल की हुई है। कोई नहीं पूछेगा, छोड़ो इसको। अब आगे देखो, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ सेल बायोलॉजी की बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर रफ्तार पकड़ेंगे। ठीक है, सभी सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सबको पता है कि जो सजीव है उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच में जो अंतर होता है बस वो यही तो होता है। अरे मेजर डिफरेंस क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग में, कि सभी सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, सेल से निर्मित होता है। ठीक है, आगे देखो, इधर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब देखो यहाँ पर
एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यानी इसे दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, अरे यूनि का मतलब होता है एक और सेल्युलर का मतलब होता है कोशिका, यानी जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और बहुकोशिकीय जीव, बहु का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, यानी जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। इधर देखो, यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यापन करने की इनमें अक्षमता होती है, सभी कार्यों को करने की अक्षमता इसमें पाई जाती है। अक्षमता या क्षमता एक ही बात है, सभी कार्यों को करने की क्षमता इनमें क्या होती है, पाई जाती है। देखो, जो यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब एक होता है, सेल्युलर का मतलब कोशिका होता है, यानी जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, यानी इनके शरीर में जो एक कोशिका पाई जाती है वही क्या करती है, सारा काम करती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र जीवन व्यापन करने की क्षमता होती है कि नहीं होती, होती है। सभी कार्य एक ही कोशिका करती है, भाई घर में एक ही आदमी है तो सारा काम वही तो करेगा, दूसरे से उम्मीद रखेगा कि मेरे लिए ये करेगा, नहीं। ठीक है, तो ऐसा है। तो देखो इसके इसकी जो एग्जाम्पल है, ये देखो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, डायटम्स, यीस्ट और अमीबा। ये जो डायटम्स, यीस्ट और अमीबा है इसमें आपने देखा होगा कि जो अमीबा होता है इसकी शेप इरेगुलर होती है, अनियमित आकार का होता है, एक ही कोशिकाओं से इनका शरीर मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। वहीं अगर मैं बात करूँ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें क्या होता है भाई, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें वही सेल, मतलब भाई मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो ये एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के वह सारा काम करती हैं और वही काम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल करती है। समझ में आ गया, फिर से सुनो भाई, एक कोशिकीय जो जीव है उनमें एक कोशिका वही काम करती है जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल मिलकर के काम करती हैं। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव ही नहीं है, बिल्कुल। अगर आपके शरीर में कोशिका, भाई शरीर किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, कोशिका ही नहीं है तो फिर शरीर का अस्तित्व होता है क्या, नहीं होता। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जब जब से साइंस स्टार्ट होती है ना, तब यही बस यही लाइन पढ़ाई जाती है, और पढ़ाए या ना पढ़ाए फिर ये लाइन सबको आती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, इतना सिंपल और इजी, किसको नहीं आता भाई, सबको आता है ना। आगे देखो, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की, ये बात भी सबको पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। सन भी आपको ध्यान रखना है, 1665 में की। सन भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कॉर्क के पतले टुकड़े से की। अभी जो कॉर्क था ये कैसा था, मृत था, कॉर्क के पतले टुकड़े से की। अभी जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े को लाइट माइक्रोस्कोप में देखा और ये बोला कि ये क्या है, कोशिका। लेकिन वास्तव में ये जो कॉर्क का पतला टुकड़ा ये क्या थी, कोशिका भित्ति थी। भाई इन्हें वो वास्तव में किसको देखा, कोशिका भित्ति को देखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप क्या कहोगे, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 में की। अगर ये पूछ ले कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तो भी आप क्या करोगे, रॉबर्ट हुक ही करोगे, कंफ्यूज नहीं होना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक। ठीक है, नोट में क्या लिख रखा है देखो, रॉबर्ट हुक ने केवल सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को देखा था, बता दिया ये बात मैंने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका के आंतरिक संगठन को नहीं देखा। भाई कोशिका के आंतरिक संगठन को इन्होंने क्यों नहीं देखा, भाई जब इन्होंने खोज की थी उस वक्त लाइट माइक्रोस्कोप थे। भाई कोशिका के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए आपके पास साधन भी तो ढंग के होने चाहिए ना,
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप से देखा कोशिका को और कोशिका की खोज की और कोशिका भित्ति की खोज की। वास्तव में इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा कोर के पतले टुकड़े को, तो वो क्या थी, वास्तव में कोशिका भित्ति ही थी। और इन्होंने कोशिका के आंतरिक संगठन को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो थे वो तो बाद में आए थे। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो खोज बाद में हुई थी। पहले क्या थे? लाइट माइक्रोस्कोप थे। जितना काम होना था उससे उन्होंने कर दिया रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। अब देखो, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इसकी पिक्चर्स वगैरह को प्रकाशित किया। ठीक है। कोशिका का विस्तृत अध्ययन तब हो पाया जब आगे चल कर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो इन्होंने कोशिका के आंतरिक संगठन का भी अध्ययन कर दिया। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एक्चुअल सेल की खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। देखो, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है, वास्तविक कोशिका की खोज किसने की? अरे किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। इन्होंने कोशिका के आंतरिक संगठन का भी अध्ययन किया। भाई कर दिया, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह सब थे और जब रॉबर्ट हुक थे तब लाइट माइक्रोस्कोप थे, तो इन्होंने कोशिका के आंतरिक संगठन का अध्ययन नहीं कर पाए। तो कोशिका के आंतरिक संगठन का अध्ययन किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्हीं ने वास्तविक कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है। अब देखो, सेल थ्योरी, ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, पेपर उठा करके देख लेना। ठीक है। अब ये जो कोशिका सिद्धांत है ये किसने दिया था? स्वान और स्लीडन ने दिया। ध्यान रखने वाली जो बात है, स्वान एक जूलॉजिस्ट हैं और जो स्लीडन है ये बॉटनिस्ट हैं। ये क्यों बता रही हूँ भाई? पूछा जाता है, स्वान बॉटनिस्ट है या फिर जूलॉजिस्ट, स्लीडन बॉटनिस्ट है या फिर जूलॉजिस्ट। याद किस तरीके से रखोगे? श्वान, श्वान आप सबको पता है कि श्वान कुत्ते को भी कहा जाता है। श्वान कुत्ता, कुत्ता क्या है? एनिमल है। और जूलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? भाई जीवों की जाती है, एनिमल्स की जाती है। तो ये क्या है? जूलॉजिस्ट। बाकी एक रह गया, इसको अपने आप याद रह जाएगा। अब देखो इधर, स्लीडन व स्वान दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया। याद रखना है। अब ये जो स्लीडन है, डेट भी आपको ध्यान रखनी है भैया। यहाँ पर जो स्लीडन है 1838 में नए पादपों का अध्ययन किया, नए नहीं सॉरी कई पादपों का अध्ययन किया एवं पाया कि ये सभी कोशिकाओं से क्या होती हैं? निर्मित होते हैं। भाई स्लीडन ने क्या बताया 1838 में? इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी की और बताया कि ये सभी किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब ये जो स्वान है, इन्होंने बताया 1839 में जंतु कोशिका का अध्ययन कर पाया कि जंतु कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या होती हैं? परिबद्ध होती हैं। समझ में आ गया भाई? जंतु कोशिका का इन्होंने अध्ययन किया। अब अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि जो जंतु कोशिकाएं हैं भाई, ये जो जंतु कोशिकाएं हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती हैं? परिबद्ध होती हैं, घिरी हुई होती हैं। ठीक है, चारों तरफ इनके क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। अब ये जो श्वान है, इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन कर पाया कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी पाई जाती है। अब ये कहोगे मैडम अभी तो आपने बताया था स्वान क्या है? जूलॉजिस्ट है, तो फिर ये पादपों पर अध्ययन क्यों कर रहे हैं? अरे भाई जच गई अगले के, इन्होंने कर दिया, लेकिन ये क्या है? जूलॉजिस्ट ही है, ध्यान रखना। ठीक है। अब ये बात तो पता है कि प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। मैं पूछूं एनिमल में पाई जाती है क्या? अरे जंतुओं में सेल वॉल पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। स्वान ने कहा कि पादप व जंतु कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। भाई स्वान ने क्या बताया? पादप और जंतु कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। ये बात किसने बताई? स्वान ने बताई। और ये स्लीडन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन और स्वान ने दिया। याद रखना, स्वान क्या है? जूलॉजिस्ट हैं। स्लीडन क्या है? बॉटनिस्ट हैं। ठीक है। अब ये जो बातें हैं इतनी सारी, ये पूछी जाती हैं, क्वेश्चन पूछता है
ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लिख देगा और एक पॉइंट ऐसा लिख देगा जो कि इससे संबंधित नहीं होगा। तो आप वो ऐसे पूछेगा कोशिका सिद्धांत से इनमें से संबंधित है या नहीं, इस तरीके से है या नहीं में थ्योरी वाला पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। पेपर्स देख लेना। बाकी हाँ, जो कम्युनिटी है वह उसको चेक आउट करते रहना। मैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ, तो आपको लगभग जितने भी हमारे पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी और किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलेगा वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन वहाँ पर चलते चले जाएंगे, है ना। चेकआउट करते रहना। अब देखो नोट में क्या लिख रखा है यहाँ पर, स्लीडन व स्वान ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। भाई इन्होंने ये तो बता दिया, ये तो इन्होंने बता दिया कि पादप और जंतु कोशिकाएं यानी पादप और जंतु कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं, ये बात तो इन्होंने बता दी। लेकिन जो नहीं बताई वो कौन सी थी, स्लीडन और स्वान ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात किसने बताई फिर, ये बात 1885 में एक नए वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चोव आए और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ओमिनी सेलुला ई सेलुला। ओमिनी सेलुला ई सेलुला इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, यानी पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिकाएं क्या बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। समझ में आ गया। अब ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ऐसी की ऐसी 2015 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछी गई है। हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, ठीक है। ये बात पूछी गई है और सीधा का सीधा नाम पूछा गया है। ये बात किसने कही, रुडोल्फ विर्चोव ने कही और 1885 में कही, ठीक है। और यही क्या है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत है। तो मैं ये पूछूं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लीडन और स्वान ने दिया। कोशिका का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, तब आप कहोगे रुडोल्फ विर्चोव ने दिया, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल बायोलॉजी पूरी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं, ये बात तो स्लीडन और स्वान ने भी बताई थी। और जो नहीं बताई थी वो ये बात थी, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। और ये बात किसने कही, रुडोल्फ विर्चोव ने कही, ठीक है। और यही कोशिका का आधुनिक सिद्धांत है। अब देखो, कोशिका सिद्धांत सभी जीवित जीवों पर लागू होता है। बिल्कुल भाई, सभी जीवों का, सभी जीवित सजीव, भाई जीवित है वो सजीव है, और सजीव का शरीर किससे मिलकर के बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अरे होता है कि नहीं होता, होता है। तो कोशिका सिद्धांत किस पर लागू होगा, जीवित जीवों पर लागू होगा। अपवाद, साब अपवाद मिलेगा। अब ये जो बायोलॉजी है बिल्कुल अपवादों से भरी पड़ी है, ठूस 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 के इतने सारे अपवाद मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो देखो, विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, तो मैं कह दूँ कि विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होगा। अरे कह दे क्या, कह दो भाई, इस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों लागू नहीं होगा, ये देखो यहाँ पर लागू तो नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा ये देखो। इसको ऑब्लिगेट पैरासिटिक कहा जाता है, अविकल्पी परजीवी कहा जाता है। अविकल्पी परजीवी का मतलब क्या है, ये परपोषी यानी होस्ट के शरीर में ही परजीवी के समान जिंदा रह सकते हैं, शरीर के बाहर इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। देखो, ये जो वायरस है, आपने सुना होगा सजीव और निर्जीव के बीच की जो कनेक्टिव लिंक होती है, जो योजक कड़ी होती है, वो क्या होता है, वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। ये बात आपको बच्चे को पता है कि नहीं पता, शुरू से ये बात पढ़ते आते हैं हम। देखो, ये वायरस क्या करेगा भाई, ये जो वायरस है, मान लो ये क्या है, एक वायरस है, और ये यहाँ पर क्या है, सेल है। अब यहाँ पर जैसे ही ये वायरस इस सेल के अंतर्गत जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। और जैसे ही इस कोशिका यानी इस परपोषी से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा।
इसी वजह से विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही इस परपोषी कोशिका के शरीर से बाहर आ जाएगा तो इसके शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। किसकी बात चल रही है? वायरस यानी विषाणु की बात चल रही है। समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर, विषाणु है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, योजक कड़ी है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है। कौन? विषाणु। अब ये जो विषाणु यानी वायरस आर सब सेलुलर इन नेचर, जो विषाणु होते हैं वो प्रकृति में अधोकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। पॉइंट टू पॉइंट सेल बायोलॉजी में आपको कवर करवा दूंगी, बस पढ़ते रहना मेरे साथ। 20 मान के चलो 20 जून से 20 जून तक तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, डीपेस्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आ ही गई होंगी। ये तो बता ही दिया, कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान, और आधुनिक कोशिका शिक्षा क्या करती है। कोशिका सिद्धांत ये रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। हर एक कोशिका, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चोव ने कही थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सारी की सारी चीज़ें। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ हमारे सिलेबस पे दे रखा है। तो ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।